जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार। हो गया, बहुत बढ़िया। BaC2O4 और CaC2O4, ठीक है, दोनों में से कोई भी रिएक्ट करा दो, ये बनता है। अरे हो जाएगा बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाता है। बाय द वे धन्यवाद कि आपने करेक्शन करा दिया। दिस इज CaCl2, वो गलत छपा हुआ है, CaCl3, दिस इज CaCl2। चलिए अब आगे जरा देखिए ध्यान से। ये एक इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दिस वन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है, क्या, आइए बता देते हैं वो क्या है। बेटा ये डाइल्यूट HNO3 है, बात समझ में आ रही है। चलो ये डाइल्यूट, हाँ भाई मेरे, ये CaCl2 है, CaCl3 होता है क्या, जल्दी से बताओ। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैक्सिमम, कैल्शियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जल्दी बताओ, शाबाश 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 शाबाश, बोलो बोलो बोलो। +2 होती है ना, तो CaCl3 पॉसिबल हो सकता है क्या, एक सज्जन पूछ रहे हैं, ऐसा हो भी तो सकता है, गजब है भाई। डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HCl है, और एक है बेटा एसिडिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड। अब खासियत क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैल्शियम ऑक्सीडेट है, कैल्शियम ऑक्सीडेट है, और ये बेरियम ऑक्सीडेट है। ये बात समझ में आ रही है। मजे की बात, दोनों का कलर कैसा है बेटा, व्हाइट। आई रिपीट, दोनों का कलर कैसा है बेटा, व्हाइट। ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाइट है, लेकिन अंतर क्या है, ये दोनों इसमें सॉल्युबल है, हाँ, ये दोनों इसमें सॉल्युबल है, हाँ, लेकिन मजे की बात, कैल्शियम ऑक्सीडेट डाइल्यूट एसिडिक एसिड में इनसॉल्युबल है, और बेरियम ऑक्सीडेट इसमें क्या है बेटा, सॉल्युबल है। तो अगर ये चीज आपको पता है तो आप इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे, पहले जल्दी से इसको कॉपी करिए, HCl करिए, ताकि क्या कहते हैं मैं वो क्वेश्चन आपको बता सकूं।
सकूं। जल्दी 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 से कॉपी करिए ताकि आगे बढ़ सके। हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा इधर ध्यान से देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज पूछ रहा है। वो कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें फाइनली पीपीटी मिलेगा। अब रिएक्शन देखिए कैसे हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप सोडियम ऑक्सीडेट से करा रहे हो, हाँ। बेरियम कार्बोनेट की रिएक्शन भी आप सोडियम ऑक्सीडेट से करा रहे हो, हाँ। मजे की बात, दोनों में एसिडिक एसिड प्रेजेंट है। तो बताइए कहां पीपीटी मिलेगा, कहां पीपीटी नहीं मिलेगा। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, जल्दी से बताइए कहां पीपीटी मिलेगा, कहां पीपीटी नहीं मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे पीपीटी मिलेगा और यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। रीजन, बनने वाला जो कैल्शियम ऑक्सीडेट है वो बेटा एसिडिक एसिड में, इसमें एसिडिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, तो वो वहां पे पीपीटी की फॉर्म में बना रहेगा। और सबसे मजे की बात, ध्यान से सुन लो, ये बनने वाला जो बेरियम ऑक्सीडेट है ये एसिडिक एसिड में क्या है, सॉल्युबल है, तो यहां पे क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो अच्छा लगा भाई, आज काफी आंसर सही देख रहा हूं, काफी क्या सारे आंसर सही आ रहे हैं, अच्छा लगा। वरना पिछली बार तो तुम लोगों ने क्या बताऊं गदर मचाई हुई थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल। AgNO3 है, ऑक्सीडेट से रिएक्ट करेगा, सिल्वर ऑक्सीडेट बनेगा Ag2C2O4, ठीक है। सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HNO3 और एक्वस अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है, साइनाइड सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ रही है। और HNO3 में हो गया, साइनाइड सॉल्यूशन में हो गया, हाइपो सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। जल्दी से बताओ हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HNO3 और एक्वस अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है, साइनाइड सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ रही है। और HNO3 में हो गया, साइनाइड सॉल्यूशन में हो गया, हाइपो सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल होता है। जल्दी से बताओ हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए। हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। वेरी गुड, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है। आइए, टेस्ट रिएक्शन है बेस्ड ऑन रेडॉक्स। तो बेटा इसको, ये पांडुलिपि में लिखा हुआ है बेटा, इसको आप क्या कहते हैं, एसिडिफाई KMnO4 पढ़िए। तो एसिडिफाई KMnO4 क्या करेगा बेटा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में यहां पे क्या है, Ba और Ca के जो भी है वो सॉल्यूशंस जो भी है, व्हाटएवर Ba हो चाहे Ca हो, है ना, तो वो BaSO4 और CaSO4 जो भी बनना है बन जाएगा, उससे हमें फिलहाल लेना देना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे CO2 बनकर के निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेट है वो CO और CO2 दोनों देगा। ऑक्सीडेट जो है वो CO और CO2 दोनों देगा, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाली जो ऑक्सीजन है वो CO को किस में कन्वर्ट कर देगी बेटा, CO2 में कन्वर्ट कर देगी। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। इसी तरह से बेटा ये भी पांडुलिपि में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख लीजिए। मतलब ये रिएक्शन अब कुछ भी नहीं है, कहो तो मैं मैकेनिज्म बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बता दूं क्या। वैसे ये मतलब मैं 50 बार बता चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। ये एसिडिफाई KMnO4 है, हाँ। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ये +7 है, हाँ है। ये +7 किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 में, हाँ। और ये +2 किसमें कन्वर्ट हो गया, +3 में। अब आप बोलेंगे सर दोनों रिएक्शंस में अंतर क्या है। बेटा दोनों रिएक्शन में अंतर ये है कि पहली वाली रिएक्शन में क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, आई रिपीट, अगर पहली वाली रिएक्शन में आप ध्यान से देखें तो Ba2+ की ऑक्सीडेशन और Ca2+ की ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ba+2 एंड Ca+2। लेकिन जो एनायनिक पार्ट है और कैटायन, ये जो है रिएजेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन में जरूर चेंज आएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, दोनों की ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा है। इधर रिएजेंट की ऑक्सीडेशन में भी चेंज आ रहा है और इधर जो आपने मेन कंपाउंड लिया है उसकी ऑक्सीडेशन में भी चेंज आ रहा है। दोनों की ऑक्सीडेशन में चेंज आ रहा है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि बताओ इन दोनों के आपस में रिएक्शन से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो भाई एसिडिफाई KMnO4 की रिएक्शन कम से कम नहीं तो 25 बार तो अपन डिस्कस कर चुके होंगे, तो मेरे हिसाब से अब तो आराम से मतलब आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अगला आता है बेटा फ्लोराइड, क्या आता है, F-। ये F- दिखाई दे रहा है, हाँ। ये एसिडिक मीडियम है, हाँ।
ये क्या बना बेटा, HF बना। क्या बना, HF। आइए देखे देते हैं। ये NaF है, हाँ, और ये H2SO4 है, और क्या बनेगा बेटा, HF होल ट्वाइस बनेगा। और क्या बनेगा बेटा, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, जरा ध्यान से देखना, ये HF दिखाई दे रहा है, यस। जरा ध्यान से देखिए, ये F है, ये H है, ये F है, ये H है, और इसके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्डिंग की भूली बिसरे यादें ताजा करें बेटा। HF ऐसा मॉलिक्यूल है जो गैस फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए HF जो होता है गैसियस फॉर्म में कैसे मिलता है, तो बता देना डाइमर की फॉर्म में मिलता है। H2F2 लिखूं या HF का होल ट्वाइस लिखूं, दोनों बातें एक ही हैं। तो बता देना कि HF जो होता है बेटा वो गैसियस फॉर्म में डाइमर के फॉर्म में मिलता है। बात समझ में आ गई। और ये एंगल जो होता है ये अप्रॉक्स 112 डिग्री होता है। नंबर 1 ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अपन पढ़ते हैं, तो मे भी आपने उसमें देखा हो, और ना देखा हो तो अब देख लो, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। आगे वहीं पे बेटा लिक्विड स्टेट की बात करें, किसकी बात करें, लिक्विड स्टेट की बात करें, तो कैसा होता है जरा ध्यान से देखना। ये H है, ये F है, 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 ओके। और ये इनके बीच में बेटा इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये कैसे मिलता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में ये पॉलीमर फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है लाला, पॉलीमर फॉर्म में मिलता है। बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 134 डिग्री होता है, ठीक है, 134 डिग्री होता है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीजें कभी भी पूछी जा सकती हैं। HF वाला तो खैर पूछा भी गया है, और कभी भी ये चीज पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैसियस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में पॉसिबल है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई। नंबर 1। नंबर 2, HF ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बनते समय डाइमर में मिलता है। क्लियर है भाई, ओके। और नंबर 1 ये जिगजैग फॉर्म में मिलता है, जल्दी से छाप लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटा एंगल प्रिकॉशनरी बता रहा हूं, एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशनरी बता रहा हूं। इसके ऊपर तो आप PYQ भी देख सकते हो। लो भैया हट गए, साइड हो गए, जल्दी से छाप लो। बेटा मेरी बात हो गई है, मैंने शायद पिछले टर्न पे भी ये बात बोली थी, थोड़ा सा प्रोसेस होते हैं, टाइम लगता है। मेरी बात हो गई है, केमिकल बॉन्डिंग आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। और मैंने कहा ना मैं रिवीजन भी तो करवा रहा हूं ना, रिवीजन भी करवाऊंगा मैं भाई, मेरे बस सिलेबस खत्म होने वाला है हमारा, ज्यादा से ज्यादा हार्डली बता रहा हूं, मुश्किल से बता रहा हूं, बस 6-7 लेक्चर का और साथ है, बस 6-7 लेक्चर के बाद बेटा इनऑर्गेनिक फिनिश हो रही है। उसके बाद बेटा मैं क्या कहते हैं, आपको इनऑर्गेनिक में जो भी आप कहोगे, पीरियोडिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक की 2 फैमिली है, बोरोन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, जो भी है, जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बहुत डेस्परेट है कि नहीं मुझे तो मेंस ही नहीं एडवांस भी फोड़ के आना है, तो बेटा उनके लिए मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। मैं कब कह रहा हूं कि मतलब सिलेबस खत्म होते ही मैं निकल लूंगा, टाटा बाय बाय, फिर मूवी नहीं दिखाऊंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं क्या, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने, मैं तो पूरी मदद करने को तैयार हूं। तो भाई मेरा तुम टेंशन काहे दे रहे हो, अननेसेसरी क्यों टेंशन लेते हो, तुम जो कहोगे वो कर देंगे भाई। बेटा मेटलर्जी उसके बाद आएगी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक आएगा, और उसके बाद मेटलर्जी भी आएगी, थोड़ा सा ब्रेक आएगा और उसके बाद मेटलर्जी आएगी। और चाहो तो साथ के साथ करा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ करा देते हैं, मेटलर्जी भी साथ के साथ करा देते हैं, वो भी 7-8 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, यानी कि टोटल 14-15 लेक्चर में टाटा बाय बाय हो जाएगा, नवंबर खत्म होते होते पूरी 12th खत्म हो जाएगी, मेटलर्जी भी साथ के साथ करा देंगे, टेंशन मत लो, बस खुश। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो भाई, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहां पे क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगी। और आइए जरा इस रिएक्शन को देख लीजिए, देखो इसीलिए मैंने HF को यहां पे कैसा बनाया बेटा, डाइमर फॉर्म में बनाया है। कैसे बनाया है, डाइमर फॉर्म में बनाया है। आगे टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2, तो बेटा चाहे कुछ भी ले लो, Ba ले लो, Ca ले लो, जो लेना है ले लो, NaF और ये क्या है BaCl2, क्या बनेगा बेटा, BaF2 बनेगा, ठीक है, विच इज व्हाइट कलर PPT। जल्दी से छाप के खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है भाई।
सॉल्ट एनालिसिस मेंस में पिछले साल ऐड हो गया है, हल्के में लेने की कोशिश ना करें। सॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मेंस के हिसाब से। सॉल्ट एनालिसिस मेंस में पिछले साल ऐड हो गया है, हल्के में लेने की कोशिश ना करें। सॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मेंस के हिसाब से। ये रिएक्शन जो है ये आईटी में आ चुकी है, एडवांस में पूछी जा चुकी है, बहुत ध्यान से देखना। ईचिंग टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ईचिंग टेस्ट कहलाता है। क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो मूवीज होती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड किसी की भी कोई भी मूवी होती है, तो आपने देखा होगा उसमें जो हीरो होता है वो इस तरीके से किसी बड़ी सी बिल्डिंग पे चढ़ता है, वहां पे ऐसे स्प्रे करता है। टॉम क्रूज की मैंने एक मूवी देखी थी, वो मिशन इम्पॉसिबल, तो उसमें मैंने देखा था इस तरीके से क्या कहते हैं वो स्प्रे करता है और यूं वैक्यूम से उसने क्या कहते हैं पकड़ा होता है गिलास को, ऐसे करके खींच लेता है। तो वो जो स्प्रे होता है वो एक्चुअली एक तरह से एचएफ का स्प्रे होता है। तो जो ग्लास होता है वो एचएफ में सॉल्युबल होता है, SiO2 एचएफ में सॉल्युबल होता है। याद करिए लास्ट रन पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर याद हो तो, कि कौन सी चीजें किसमें सॉल्युबल होती हैं। तब मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो QH में सॉल्युबल होती है, CO का आज मैंने बताई दिया CuCl में सॉल्युबल होती है। इसी तरीके से बेटा SiO2 जो ग्लास होता है वो अच्छे में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन मजे की बात HF में सॉल्युबल होता है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जोड़ते जाओ, मेमोरी में इकट्ठा करते जाओ, ये आगे जाके काम आएंगी। बात समझ में आ रही है? एनीवेज, तो बाय द एंड समरी इज दिस, HF जो होता है वो ग्लास को डिसॉल्व कर लेता है। तो ये HF है, हाँ, ये SiO2 है, हाँ, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? SiF4 बन जाएगा। अब SiF4 जो होता है हाइड्रोलाइसिस करा दो तो क्या बनता है बेटा? H2SiF6 बनता है और साथ में बनता है SiOH4। बेटा इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब आप बोलेंगे सर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं? आइए मैं आपको बताऊं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं। ये SiF4 है, हाँ है, ये वाटर है, हाँ है, ये रिएक्ट करेगा। अब आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्या कि सर यहां पे मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल लाऊं? तो बेटा कितनी ऑक्सीडेशन है? सर 4 ऑक्सीडेशन है। तो बेटा यहां पे 4 HOH ले आओ। कितने ले आओ? 4 HOH। तो 4 HOH ले आओगे तो यहां पे SiOH4 बनेगा और क्या बनेगा? 4HF बनेगा। अब वो जो 4HF है लाला, वो 4HF बचे हुए SiF4 पे अटैक कर देगा। तो कितने HF अटैक करेंगे? 2। तो क्या बनेगा? H2SiF6 बनेगा। अब ये बात आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठाएगी, ये वाली रिएक्शन तरह तरह के क्वेश्चन उठाएगी। कैसे? सर कितने वाटर यूज करूंगा? उसका जवाब मैंने दे दिया, जितना यहां पे प्लस चार्ज होगा उतने वाटर मैं यहां पे यूज करूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे H2SiF6 बनेगा? तो बेटा इसी को 11th के पाप कहते हैं। कैसे? कि बेटा कोवेलेंसी आपने पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। बेटा सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड भी बना सकता है और मैक्सिमम 6 बॉन्ड भी बना सकता है। तो होगा क्या कि ये जो सिलिकॉन है SiF4 4 बॉन्ड तो अभी बना ही रहा है। आई रिपीट, 4 बॉन्ड तो अभी बना ही रहा है। और कितने बना सकता है? सर 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो बेटा ये F माइनस कितने ले आओ? 2 ले आओ। तो ये 2 F माइनस इसके ऊपर अटैक करेंगे। जब इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये Si2F6 2 माइनस बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये 2 F माइनस इस पर अटैक करेंगे तो SiF6 2 माइनस बनाएगा, यानी कि ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो गई, SiF6 2 माइनस बन गया। कल को कोई आपसे पूछे तुझे कैसे पता कि यहां पे 6 बॉन्ड आएंगे, तो बोल देना कोवेलेंसी पढ़ के 11th क्लास में जाके पता चल जाएगा 6 बॉन्ड कैसे आएंगे। सिलिकॉन 6 बॉन्ड कैसे बनाता है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे SiF6 2 माइनस बन गया, हाँ, तो बेटा ये जो HF है, ये जो HF है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? 2 H प्लस का कॉम्बिनेशन है और 2 F माइनस का कॉम्बिनेशन है। तो ये 2 F माइनस तो यहां पे आ गए। अब बचे कितने? 2 H प्लस बचे। तो बेटा यहां पे मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया? 2HF लिख दिया और यहां पे ये 2 माइनस हटा के मैंने क्या कर दिया? H2SiF6 कर दिया। तो इस तरीके से ये H2SiF6 बनता है। बात समझ में आई? हाँ, तो कुल मिलाकर के ये अब मुद्दा ये है कि वहां पे कितने HF है? सर 4 और यहां कितने हैं? 2। तो भाई मेरे इस स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेम सेम को क्या करो? उड़ा दो, जो बचे वो बता दो। कितने SiF4? कितने SiF4? सर 3 SiF4। कितने वाटर? सर 4 HOH। क्या देते हैं? सर 1 SiOH4 देते हैं और 2 H2SiF6 देते हैं। तो सर ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ? बेटा ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऐसे हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे। ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कैसे हुआ? जल्दी से बताओ। कितने SiF4 हैं? जल्दी से बताओ। कितने SiF4 हैं? जल्दी से बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। कितने SiF4 हैं? जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 SiF4 हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। ये बात समझ में आ गई? 3 SiF4 हैं। अब बेटा इनमें से कितने हाइड्रोलाइज हुए? 3 SiF4 में से कितने हाइड्रोलाइज हुए? 2 तो कॉम्प्लेक्स बन गए, हाइड्रोलाइज कितने हुए? वेरी गुड, एक हाइड्रोलाइसिस हुआ। शाबाश। और बाकी किसमें कन्वर्ट हो गए? 2 में। दो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। हाइड्रोलाइसिस कितने का हुआ? 1 का हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। इसी को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। समझ में आई बात? तो मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को तकलीफ हो रही होगी इस पूरी मैकेनिज्म को सुनने और समझने में। कसम से मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो मैं तो बल्कि मान करके चलो कि भाई डबल काम कर रहा हूं, डबल रोल प्ले कर रहा हूं कि जो
तुम्हें पता होना चाहिए 11th में, उसको भी मैं यहां पे साथ में लेके चल रहा हूं, अदरवाइज ये सारी चीजें बेटा 11th में डिस्कस हो गई होती हैं, ठीक है। तो SiF4 है साहब, तीन में से केवल एक SiF4 है, ठीक है, जो हाइड्रोलाइज हो रहा है, बाकी हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अब आप बोलेंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं वो बोले सर बाकियों का क्या होता है, आइए मैं आपको बता दूं बाकियों का क्या होता है। ये SiX4 है, हाँ है, तो बेटा ये X है, हाँ है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। तो बेटा ये क्या करेगा, ये 4 HOH से रिएक्शन करेगा और 4 HOH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, SiOH होल 4 बना देगा और 4HX बना देगा। सर यहां पे वो वाली रिएक्शन नहीं होगी जैसे कि क्या कहते हैं यहां पे हुई थी, नहीं होगी। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों बेटा, एक टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट टॉपिक में बताया जाता है कि SiF6 2- पॉसिबल है, जबकि SiX6 2- जो यहां पे X कौन है, Cl-, Br-, I-, ये नॉट पॉसिबल। अब आप बोलेंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, जवाब सीधा सा है बेटा, ये सिलिकॉन है, हाँ, और चारों तरफ आपने यहां पे 6 तरफ आपने हेलोजन जोड़ दिए और इनका साइज कैसा है, बहुत ही बड़ा है। तो बेटा जब साइज बड़ा होगा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, अगर साइज बड़ा होगा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो अब मुद्दा यह है कि जब सेकंड राउंड में SiH6 2- पॉसिबल ही नहीं है तो रिएक्शन सेकंड राउंड में जाएगी भी नहीं, इसलिए मजबूरी में सारे के सारे मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे रिएक्शन में SiF6 2- बन सकता था, इसलिए क्या हुआ, रिएक्शन सेकंड स्टेप में चली गई। लेकिन यहां पे सेकंड स्टेप में क्यों नहीं गई, क्योंकि यहां पे SiH6 2- पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना है तो भाई मेरे शुरू से बोलता हूं, अगर ब्लॉक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो सॉल्ट एनालिसिस को समझो, सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से समझना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ो, और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझना है तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ो। यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। आज मेरा टाइम बच जाता अगर मुझसे ये सारी चीजें ना पूछी जाएं, तो कसम से कह रहा हूं इस समय तक तो मैं एनाइन खत्म करके आगे बढ़ चुका होता, कसम से कह रहा हूं। मैं, मुझे पता है मैं अगर ये चीजें सीधे छोड़ दूंगा तो तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी, और मुझे नहीं, मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हारा एक जो बेस है वो मजबूत रहे। बात समझ में आ रही है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेस मजबूत रहे। क्यों, रीजन बीइंग कि अगर ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता नहीं होंगी, अगर मैं झूठ कह रहा हूं ना भाई, तू एक काम कर, एडवांस का क्वेश्चन उठा के देख, उसमें से ये चीज पूछी गई है या नहीं पूछी गई है मुझे बता दे, मैं तो ईयर भी देख करके बता दूंगा कि कौन से साल में ये रिएक्शन आई हुई है। समझ रहे हो? तो भाई मेरे ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, इनको पढ़ो मेरे भाई, कसम से कह रहा हूं। इस साल का लक्ष्य और प्रयास बैच बहुत ही प्यारा बैच है, गजब के सिलेक्शन होंगे इस बैच से, और इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अदरवाइज तुम भी 2 रोटी तुम भी खाते हो, तुम्हें भी पता है कि ये सारी चीजें सॉल्ट एनालिसिस का हिस्सा नहीं है। ये जो मैं बीच बीच में ये सारी बातें बता रहा हूं, दिस इज नॉट एक्चुअल पार्ट ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। ये मेरे बताने का था ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ इतना बताना था कि भैया ये इससे रिएक्ट करता है, ये बनता है, बात खत्म, आगे बढ़ो। ये सारी चीजें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम परेशान हो जाओगे, अदरवाइज ये मेरा काम नहीं था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट ये देख लो, क्लास बी, कितनी देर पहले आ जाते हैं इसमें, कितनी देर पहले आ जाते, कम से कम आधा घंटे पहले आ जाते, हाफ एन आवर। मैंने क्या बताऊं, क्या, चलो छोड़ो हटाओ। ये देख लो भाई क्लास बी, आइए शुरू करते हैं। क्लास बी में सबसे पहले हमारा है सबग्रुप 1। सबग्रुप 1 में हमने पढ़ा है बेटा सल्फेट के बारे में। यहां पे वही सल्फेट हमने लिए हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो आइए जरा देख लीजिए कौन होते हैं। BaSO4, PbSO4 लिख के खत्म करो मेरे भाई, और Ag2SO4, ठीक है। इसमें ये वाला जो है भैया ये याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों सर, देखो कैसा बनता है, HgSO4.2HgO। ये बेटा ये वाला केस आपको याद रखना पड़ेगा, चौथा वाला। बाकी तो सिंपल है, आयन एक्सचेंज कराओ, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से छाप के आगे बढ़ जाओ। सर यहां तो 3 आना चाहिए था ना सर, आपने 2 लिखा है। बेटा 3 जो है वो कार्बोनेट के केस में आता है, ये सल्फेट है। HgSO4.2HgO ये सल्फेट का केस है, वो कार्बोनेट का केस है HgCO3.3HgO, दोनों में अंतर है। ये येलो है, वो रेडिश ब्राउन था। बात समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं है, बस बेटा आयन एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं है। Ba को SO4, BaSO4, NaCl बाहर, Pb यहां पे NaNO3 बाहर, यहां पे NaNO3 बाहर, और बस कुछ भी नहीं है, बस आयन एक्सचेंज कराया है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है। इफ BaSO4 is precipitated in a solution containing KMnO4, हाँ, it is colored pink. Why? जरा ध्यान से देखना होता क्या है। ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, Na2SO4 और BaCl2 ने इसमें रिएक्शन की, तो बेटा आयन एक्सचेंज होगा, क्या बनेगा इसमें, BaSO4 बनेगा। क्या बनेगा, BaSO4। अब BaSO4 कैसा होता है सर, व्हाइट होता है। तो बेटा ये व्हाइट ना होकर के कैसा दिखाई देगा, पिंक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, पिंक। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ये MnO4- की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो ये जो BaSO4 PPT बना है ये MnO4- को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। तो MnO4- को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बनने वाला BaSO4 व्हाइट ना होकर के कैसा दिखाई देगा, पिंक दिखाई देगा। अब मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। तो होगा क्या, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। इसमें जो पीपीटी है, आई रिपीट, इसमें जो पीपीटी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो पीपीटी तो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई। पीपीटी तो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, पिंक कलर का दिखाई दे रहा है।
और जो सोल्यूशन है वो भी कैसा है, पिंक ही दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। दोनों ही पिंक है, पीपीटी भी पिंक है, सोल्यूशन भी पिंक है, सब कुछ पिंक है। अब जब इसमें मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाऊंगा तो MnO4 माइनस क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO4 माइनस हम पढ़ के आ चुके हैं, कैसा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे हाँ या ना, हाँ सर, जस्ट अ सेकंड, क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब मैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाता हूं तो ये जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है जिसमें MnO4 माइनस आयन प्रेजेंट है, ये कैसा हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। ये टेस्ट ट्यूब है और ये पीपीटी है। ये पीपीटी तो अभी भी कैसा रहेगा बेटा, पिंक का पिंक ही रहेगा, लाइक दिस। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो कलर लेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, कलर लेस हो जाएगा। रीजन कि वो जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट कर लेगा, तो पीपीटी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पिंक का पिंक ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन पिंक था वो कैसा हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। तो जब MnO4 माइनस है तो वो तो खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके सामने बेटा ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आ गई, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दोनों आपस में लड़ मरेंगे, तो जो सॉल्यूशन में था MnO4 माइनस आयन वो तो कलरलेस हो गया, और जो पीपीटी में था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। उसका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जल्दी से HCl कर लीजिए ताकि आगे बढ़े। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है सल्फेट खत्म और फॉस्फेट पे आ गए। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से कॉपी करके खत्म करो, इसमें मेरे बताने लायक कुछ खास नहीं है। फॉस्फेट जो है वो अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन कराते हैं बेटा, और HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कंपाउंड बनता है। इसको ऐसे 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 कैसे भी लिखा जा सकता है, सारी बातें एक ही है, चेक कर लेना। ध्यान रखना, आप बोलोगे सर पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वहां पे बेटा बोलेगा कि फॉस्फेट आयन ने एक रिएजेंट से रिएक्शन की, या यूं बोला जाएगा कि अमोनियम मॉलिब्डेट ने एसिड की प्रेजेंस में एक अननोन सॉल्ट से रिएक्शन की और कैनरी येलो कलर पीपीटी बना। तो जैसे ही कैनरी येलो कलर पीपीटी लिखा हुआ आए, क्या लिखा हुआ है बेटा, कैनरी येलो कलर पीपीटी लिखा हुआ आए, समझ जाना कि बात फॉस्फेट की है। जल्दी से कॉपी करके खत्म करिए। सेम रिएक्शन बेटा आर्सेनेट के लिए भी होता है, जो फॉस्फेट के लिए होता है वही सेम रिएक्शन किसके लिए होता है बेटा, आर्सेनेट के लिए भी होता है। जल्दी से जल्दी, सर प्लीज आप हमें हमारी 11 हफ्ते का साथ के साथ खत्म करते हैं। PO4 बनेगा, येलो कलर पीपीटी, और ये मैग्नीशिया सॉल्ट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है ये, मैग्नीशिया सॉल्ट। ओके ठीक है, सोडियम फॉस्फेट से रिएक्शन कराओगे, व्हाइट कलर पीपीटी बनेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का, और ये बनेगा बेटा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ये क्या कहलाएगा, पायरोफॉस्फेट। ये भी व्हाइट कलर पीपीटी है। पहचानने का तरीका बता दूं कि मैग्नीशिया सॉल्ट की रिएक्शन फॉस्फेट से कराओगे तो व्हाइट कलर पीपीटी बनेगा। अब जब आप इसको हीट करोगे तो व्हाइट कलर पीपीटी तो बना रहेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस, लेकिन अमोनिया की स्मेल आने लगेगी। तो अमोनिया की स्मेल आने लगेगी तो समझ जाना कि रिएक्शन यहां तक पहुंच गई है। जल्दी से छाप के खत्म करो। कि जो चैप्टर उस चैप्टर में से भी आए हैं मेंस में से, तो इस चलिए अब बात आती है क्लास बी और सब ग्रुप 2 की। तो क्लास बी सब ग्रुप 2 क्रोमेट पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। जितने भी क्रोमेट होते हैं, ऑल क्रोमेट कैसे होते हैं बेटा, येलो होते हैं। कैसे होते हैं, येलो होते हैं। लेकिन कुछ एक को छोड़कर, वो है कौन, आखिरी वाले, लास्ट वाले, ठीक है ना। एक तो Ag और एक Hg, ये कैसे होते हैं बेटा, रेड होते हैं। तो बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, बस बेटा आयन एक्सचेंज करना है। तो जल्दी जल्दी छापना शुरू करो। क्या बनाएगा बेटा, CaCrO4, क्या बनाएगा SrCrO4, क्या बनाएगा BaCrO4, क्या बनाएगा PbCrO4, क्या बनाएगा Ag2CrO4, क्या बनाएगा Hg2CrO4। जल्दी से छाप के खत्म करो। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर भी बोले कन्वर्ट हो जाता है। CrO4 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस पे कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक मीडियम में ये वापस क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो होता है और ये ऑरेंज होता है। बाय द वे ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात आती है क्रोमेट और डाइक्रोमेट को हमें पहचानना है। बात समझ में आ रही है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट को हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये CrO4 2 माइनस है, हाँ, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है। तो बेटा यहां पे CrO5 बनता है, और इसी तरीके से Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो भी CrO5 बनता है। अब आप बोलेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे, वेरी सिंपल। अगर येलो कलर कंपाउंड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाना कि क्रोमेट है, और अगर ऑरेंज कलर का कंपाउंड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाना कि वो डाइक्रोमेट है। अब इसमें
मन में कुछ बातें आती हैं, क्वेश्चन आते हैं क्या कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का रोल क्या है। तो बेटा CrO5 जो होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है अगर आपको याद हो तो, लाइक दिस, ठीक है। और 3 मेंबर रिंग होने की वजह से, 3 मेंबर रिंग होने की वजह से ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ गई। ड्यू टू 3 मेंबर रिंग ये कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। तो बेटा इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प लेते हैं। कैसे कि जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया जाता है लाइक दिस, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और क्या बनाते हैं बेटा, ये एडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं। तो ये एडक्ट बनने की वजह से अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल हो जाता है। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो बता देना CrO5 को स्टेबलाइज करने का काम करता है। CrO5 को स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो आइए जरा कुछ पॉइंट्स हैं दोबारा से सुनिए। येलो कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो क्रोमेट, येलो ऑरेंज कलर ब्लू में चेंज हो जाए तो डाइक्रोमेट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम होता है CrO5 को स्टेबलाइज करना। क्यों, क्योंकि 3 मेंबर रिंग के चलते ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ब्लू कलर रिमेन सेम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू एडक्ट फॉर्मेशन। और नीचे पढ़िए क्या लिखा है, जो ईथर होता है, ईथर भी अपन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम पे यूज कर सकते हैं, इज हाईली इन्फ्लेमेबल, सो एमाइल अल्कोहल इज यूज्ड। रीजन, ये रिएक्शन थोड़ा सा हीटिंग पे हो रही होती है। तो अगर कोई ईथर अल्कोहल जैसा कोई भी सब्सटेंस अगर हम यूज करेंगे तो भाई वो हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से हो सकता है फायर कैच कर ले। तो इसलिए हम एमाइल अल्कोहल का यूज करते हैं ताकि वो फायर कैच ना करे, ताकि वो फायर कैच ना करे। तो ये हो गया हमारा क्रोमेट डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट की बात आती है भाई मेरे, किसकी बात आती है, डाइक्रोमेट। तो रेडॉक्स रिएक्शन है अब एसिडिफाई डाइक्रोमेट की। तो आज तक जो जो आप पढ़ के आए हो, आ जाओ शुरू हो जाओ, बताना शुरू करो। एसिडिफाई K2Cr2O7 SO2 को किसमें बदलता है, जल्दी से बोलते जाओ। अब एक सांस, मतलब एक सांस में सारे आंसर दे दो, जल्दी से बोलते जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। SO2 को किसमें कन्वर्ट करता है, जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा सा बचा है बेटा, घर पे बैठ के आराम से छाप लेना, 2 स्लाइड और बची हैं, समझे। आराम से घर पे बैठ के छाप लेना, अब कुछ खास बचा नहीं है, समझे, खत्म हो गया है। घर पे बैठ करके आराम से छाप लेना। वेरी गुड। ये SO3 में बदलेगा, SO3 पानी में सॉल्युबल है, तो ये फाइनली SO4 2 माइनस में बदलेगा। जल्दी से बताइए H2S को किसमें बदलेगा, जल्दी से बताइए। H2S का क्या करेगा, एसिडिफाई K2Cr2O7 H2S का क्या करेगा, वेरी गुड, H2O प्लस S, वेरी गुड। NO2 माइनस का क्या करेगा, NO2 माइनस, अगला बताइए, NO2 माइनस, NO2 माइनस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। NO3 माइनस में कन्वर्ट करेगा। Fe+2 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। Fe+2 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। Fe+2 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। Fe+2 का क्या होगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O प्लस O में टूटेगा और इससे मिलने वाली ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर O2 बना लेंगे। I माइनस का क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसको I माइनस पढ़िए या इसको HI पढ़िए, बात एक ही है। बताइए क्या होगा, I माइनस का क्या होगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, I2 में टूटेगा। थायोसल्फेट, याद करो, थायोसल्फेट, सल्फेट प्लस S। तो अगर थोड़ा सा भूली बिसरी याद करो भाई, तुम जो जो एनाइन पढ़ के आए हो और जो जो रिएक्शन पढ़ के आए हो वही सारी रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो गई। और सबसे तुम्हें मजे की बात, सबसे मजे की बात, जो रिएक्शन तुमने यहाँ पे अभी इसकी पढ़ी है, किसकी, जस्ट अ सेकंड, क्रोमेट की पढ़ी है, सेम वो की वही रिएक्शन परमैंगनेट की भी है। SO4 2 माइनस H2O प्लस S, NO3 माइनस Fe+3 H2O प्लस O2 और H ये I2 और ये SO4 2 माइनस और S, सेम वो की वही रिएक्शन यहाँ पे भी है, सेम वो की वही रिएक्शन। देखो जो रिएक्शन डाइक्रोमेट वही रिएक्शन KMnO4, और कॉपी उठा करके देख लो, ये कि यही सारी रिएक्शन तुम वहां पे भी पढ़ के आए हो अलग अलग जगह एनाइंस में। A to Z हो जाएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट है, बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है ना, व्हेन ट्रीटेड विद K2Cr2O7, है ना, एंड डाइल्यूट H2SO4। तो बताओ भाई कौन कौन है जो एसिडिफाई K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन दे देगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन है जो रिएक्शन दे देगा, जल्दी बताओ। बाइसल्फाइड, सल्फाइड, कौन, जल्दी जल्दी जल्दी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ग्रीन सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। बाइसल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ये भी तुम पढ़ के आ चुके हो, पढ़ा चुका हूं भाई, ऑन हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और ये टेस्ट ऑफ कैटाइन यहां से चालू हो गए, जो आराम से आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज हमारा टेस्ट ऑफ एनाइन फिनिश हो गया है बेटा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कहां तक, नंबर 14 तक। अब बस 15 और 16 बचा है, जिसकी मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। और क्या कहते हैं, दिवाली खत्म होने के बाद, चिंता मत करो, दिवाली में नहीं दे रहा, दिवाली में नहीं दे रहा, तुम आराम से चिल होकर दिवाली सेलिब्रेट करो आराम से। दिवाली खत्म होते ही मैं तुम्हें इसकी एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। मैं थोड़ा आगे छुट्टी पर रहूंगा अभी फिलहाल, तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा।